सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज जिस विषय का चुनाव मैंने किया है आपसे वार्तालाप के लिए वो है कि डीकॉलोनाइजिंग द इंडियन लॉज, भारत के कानूनों का डीकॉलोनाइजेशन क्यों ज़रूरी है। और हालांकि इस दिशा में एक गंभीर प्रयास जो है गत वर्ष हुआ है 2023 में, जिसमें कि जो आपराधिक विधियां हैं, क्रिमिनल लॉज को डीकॉलोनाइज करने का एक सराहनीय प्रयास किया गया है, जिसमें कि जो फर्स्ट क्रिमिनल लॉ जो इंडियन पीनल कोड 1860 का था, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था, उसको अब नए स्वरूप में लाया गया है, जिसको भारतीय न्याय संहिता 2023 हम कह रहे हैं, और जिसका उद्देश्य दंड से जो है परिवर्तित करके न्याय की तरफ किया गया है। और साथ ही साथ जो दूसरा क्रिमिनल लॉ जो कॉलोनाइज्ड क्रिमिनल लॉ था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसको भी डीकॉलोनाइज करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के रूप में, जो कि सारा प्रक्रिया आपराधिक जो है विधि में अपराध किए जाने के बाद कौन सी जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उस प्रक्रिया के बारे में बात करता है। साथ ही साथ जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको कि इसके पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का जो ब्रिटिशर्स का बनाया गया कानून था, लागू था, अब 2023 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया गया है। और भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य किन तरीकों से रखा जाएगा, क्या उसके तरीके होंगे, इसके बारे में ये बात करता है। लेकिन मेरी बात जो है वो ये है कि सिर्फ आपराधिक विधियां ही नहीं है, इसके अतिरिक्त कई सारी ऐसी विधियां हैं जिनका डीकॉलोनाइजेशन ड्यू है। और मैं क्यों कहता हूं कि डीकॉलोनाइजेशन ड्यू है, क्योंकि अगर हम भारत की संविधान के अनुच्छेद 372 को देखते हैं, जो ये बात करता है कि जो राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि संविधान के लागू होने के बाद वो सारे संविधान जो तत्क्षणात तो प्रभावी किए गए, जो चूँकि उस समय बहुत सारे विधियां, बहुत सारे कानून उपलब्ध नहीं थे, जिन विषयों पर संविधान के लागू होने से पहले वो सारे कानून जो है डील कर रहे थे। इस वजह से हमने उनको अलाउ तो किया। अनुच्छेद 372 ने कहा कि संविधान लागू होने के पहले वो सारे कानून अपने अपने फील्ड में प्रभावी रहेंगे, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी जो कि राष्ट्रपति हैं वो उसको अनुकूलित न कर दें। और साथ ही साथ ये भी किया गया कि उन अनुकूलित करने का मतलब उसको डीकॉलोनाइज न कर दिया जाए, क्योंकि ये जो सारे कानून थे वो कॉलोनियल पावर के द्वारा बनाए गए थे, तो उनको जब तक डीकॉलोनाइज न कर दिया जाए तब तक जो है ये प्रभावी रहेंगे। और राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई कि वो उसमें यथासंभव और समय समय पर उसको अनुकूलित कर, उसमें परिवर्तन संशोधन कर उसका डीकॉलोनाइजेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन कानूनों को आगे चल के सक्षम विधायिका, जो कि भारत की संसद या राज्य विधायिका हो सकती है, वो इस पर निर्भर करेगा कि वो जो विषय वस्तु है उस अधिनियम का वो किस सूची में है, वो लोग भी परिवर्तित कर सकते हैं। और जब तक ऐसा अनुकूलन या परिवर्तन नहीं हो जाता है, तब तक वो सारे कानून जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए हैं वो अपने अपने क्षेत्र में प्रभावी रहेंगे। तो ऐसी व्यवस्था भारत के संविधान के अनुच्छेद 372 ने दी, लेकिन यह व्यवस्था एक समयबद्ध तरीके से, तात्कालिक रूप से और एक इंटरिम अरेंजमेंट के तहत थी, न कि ये परमानेंट सोल्यूशन था। तो वो सारे कानूनों का डीकॉलोनाइजेशन करना ड्यू है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 2023 में आपराधिक विधियों का डीकॉलोनाइजेशन किया गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं, जिसमें कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, और इस सारे कई सारे कानून हैं जो अपने अपने क्षेत्र में एक खासा प्रभाव रखते हैं और हमारी डे टू डे लाइफ में हम उन कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। उनका डीकॉलोनाइजेशन करना, उनका इंडियनाइजेशन करना अभी भी आवश्यक है। वो इस वजह से भी आवश्यक है क्योंकि उसमें कई सारे प्राविधान ऐसे हैं जो ब्रिटिशर्स ने अपनी सूटेबिलिटी के लिए बनाए थे। और जाहिर सी बात है कि ब्रिटिशर्स यहाँ राज करने आए थे, उनको पब्लिक वेलफेयर से, उनको इंडियन पॉपुलेशन के
जो है वेलफेयर से और उनके सहमति से या उनके फायदे के लिए कानून नहीं बनाए गए थे। तो जाहिर सी बात है वो जो सारे कानून बनाए गए, वो सारे जो नियम बनाए गए, वो उस समय की तात्कालिक कॉलोनियल पावर की सुटेबिलिटी के फर्दरेंस में और उनकी असिस्टेंस के लिए बनाए गए। सारी पॉलिसीज उसी तरह से बनाई गई। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय कानूनों का डीकॉलोनाइजेशन करना अति आवश्यक है। खास करके जो विधियां काफ़ी पुराने समय से जो अभी भी चली आ रही हैं। तो एक तो ये बात रही, साथ ही साथ बहुत सारे कानूनों में अभी भी जो हम दृष्टांत देते हैं, वो सारे दृष्टांत अंग्रेज़ों ने अपनी सुविधा के हिसाब से, जो उनके अपने यहाँ के दृष्टांत थे, वही सारे दृष्टांत उन विधियों में रखा है। दृष्टांत वो होता है जो किसी पर्टिकुलर धारा को, अधिनियम की धारा को और व्याख्यायित करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक दृष्टांत के स्वरूप में, एक उदाहरण के स्वरूप में दिया जाता है। तो काम इन पर भी होना जरूरी है कि हम ऐसे दृष्टांतों को दें। खास करके मैं लॉ के टीचर्स से ये कहना चाहूँगा कि जब हम क्लास में इन कानूनों को पढ़ाएं, भले ही हम वो कानून एक विशेष काल और परिस्थितियों में और एक विशेष पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लिखे गए थे, लेकिन अगर वो आज भी प्रासंगिक है और उनका पढ़ाया जाना आज भी प्रासंगिक है, तो कम से कम हम उनको भारतीय उदाहरणों के साथ, आम जनमानस में जो उदाहरण है उनके साथ पढ़ाएं, ताकि ये हमारे विधि के विद्यार्थियों तक आसानी से और सुलभ तरीके से पहुंच सके और उनकी समझ में आए। आगे इस विषय पर एक बार पुनः मैं बात करूंगा। और इससे पहले कि इस वीडियो को मैं समाप्त कर दूं, मैं आपको बता दूं कि जो हमने संविधान के साथ अनुग्रहित करने के साथ ये वादा किया था कि हम भारत को भारतीय तरीके से, भारत की शासन प्रणाली चलाएंगे, तो उसमें एक ये भी आवश्यक तत्व है कि न केवल कानूनों का डीकॉलोनाइजेशन किया जाए, बल्कि हमारे माइंडसेट का भी डीकॉलोनाइजेशन करना बहुत ही आवश्यक है। तो लेट अस डीकॉलोनाइज द इंडियन माइंड्स, लेट अस डीकॉलोनाइज द इंडियन लॉज by making the suitable amendments as and when required, and let us teach the laws in a decolonized manner, in a Indianized manner into the classroom at least. That is what I expect and I suggest to the teachers, to the students and the researchers in the field of law. तो इस वीडियो में इस विषय पे सिर्फ इतना ही। आने वाले अगले वीडियो में हाउ टू डीकॉलोनाइज द इंडियन लॉज पर हम बात करेंगे। और एक बार पुनः मैं इसी विषय के भाग 2 के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।